Hello everyone. Today's topic is salient features of the Constitution. As we know that the Indian Constitution is unique in its content and spirit. भारतीय संविधान बहुत ही यूनिक है क्योंकि हमने विश्व के बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया, वो भी उस समय के टाइम टेस्टेड फीचर्स को बोरो किया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारत के पॉपुलेशन डाइवर्सिटी और भारत के सोसाइटी को देखते हुए उसको मॉडिफाई भी किया। 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिनमें से कुछ मेन अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd, 44th, 73rd, 74th एंड 97th है। इसमें से 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हम थोड़ा इन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। यस, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं। देखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उस समय के स्टेट्स का क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज में किया गया था। उन सभी कैटेगरीज को 4 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन इस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इस सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया और इसके जगह पे 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का स्थापना किया गया, मतलब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि जुडिशरी में हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज तक। मतलब अब हाई कोर्ट है वो यूनियन टेरिटरीज में भी उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ गया। और इसके साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट भी का प्रोविजंस भी डाला गया। अब हम नेक्स्ट अपने अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। देखिए, 42nd को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए। खुद में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से। इसमें जैसे प्रियम्बल में जो 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको पार्ट 4A में ऐड किया गया, आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। और अभी कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेकिन इनिशियली में जो ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसमें ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में एक जोड़ा गया और इस एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। और इसको सवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया गया। इसके अलावा डीपीएसपीज में बहुत सारे चेंजेस किए गए 42nd के द्वारा। इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के टेन्योर को भी 5 साल से 6 साल में कर दिया गया, जिसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में फिर से 5 साल कर दिया गया। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के क्रिएशन की भी बात की गई। फिर हम लोग देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया वो नेशनल इमरजेंसी के केस में किया गया। हम जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी 3 केसेस, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन 3 केस में लगाया जाता था। लेकिन इस इंटरनल डिस्टर्बेंस इस वर्ड को चेंज करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसके जगह आर्म रिबेलियन कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया गया और इसको लीगल राइट्स में डाला गया। और इसके अलावा भी जितने भी पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे पावर को रिस्टोर किया गया। और साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी के केस में एक नया चीज डाला गया जिसको कहते हैं कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये दोनों जो आर्टिकल्स है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन ये राइट टू लिबर्टी और आर्टिकल 21 इन दोनों को सस्पेंड नहीं कर सकते। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया। जनरली इसका मेन उद्देश्य पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन देना और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था। और इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन जितने भी पंचायती राज सिस्टम्स हैं उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसके साथ ही साथ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इसे पार्ट 9 में ऐड किया गया था इस पंचायती राज सिस्टम को, और 11th शेड्यूल्ड। इसके बाद हम आते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी 1992 में लाया गया। ये जनरली अर्बन लोकल बॉडीज ULB, इस अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए लाया गया। इसको पार्ट 9A में ऐड किया गया और 12th शेड्यूल में। अब हम फिर नेक्स्ट आते हैं और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाया गया। इसका मेन उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोटेक्शन देना और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 चेंजेस किए गए। फर्स्ट चेंजेस किया गया वो ये किया गया कि कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 के तहत ये आपका फंडामेंटल राइट बन गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन ये स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया DPSP में। और एट लास्टली जो हम थर्ड देखेंगे वो देखेंगे एक नया पार्ट बनाया गया जिसको पार्ट 9B कहते हैं। और इस पार्ट 9B में जो टॉपिक डाला गया वो टॉपिक था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, TCS। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1 मिनट, कहाँ से जाएगा ये? यस, अब हम अपने टॉपिक का फर्स्ट लाइन फीचर्स को देखते हैं जो है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इलोबरेट, कहाँ चला गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इलोबरेट, कॉम्प्रिहेंसिव, इलोबरेट और डिटेल डॉक्यूमेंट है खुद में। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देते हैं। वही अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देते हैं। और हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम देखें रिटन और अनरिटन में अगर मेन डिफरेंस देखें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक साइड में लिख रहा हूँ, एक साइड में लिख रहा हूँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन किया गया, इसका मतलब है कि जितने भी प्रोविजंस हैं उन सभी को एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किया गया है। और अगर हम सभी प्रोविजंस को एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में अगर कोडिफाई नहीं करते तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में उसको कोडिफाई करके उसको ऑफिशियल नहीं किया गया है। और अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसका मतलब कोई एक ऐसा बॉडी है जिसने उसको बनाया होगा। उस बॉडी को इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। सेकेंड है कि यदि वो बॉडी बनाया गया और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो एक कोई फिक्स डेट है जिस डेट में इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया है। वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए कोई बॉडी नहीं अपॉइंट नहीं होती उस, क्योंकि ये लिखा ही नहीं गया तो उसके लिए कोई बॉडी अपॉइंट नहीं हुआ है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी फिक्स डेट में इनेक्ट नहीं हुआ, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इस जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिखने वाला कोई बॉडी होता है और उसके साथ ही साथ एक कोई फिक्स डेट है जिसमें इसका इनेक्टमेंट होता है। वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको कोई बॉडी उसके बनाने के वाला नहीं है और साथ साथ वो इवॉल्व होता है धीरे धीरे। और अगर हम इंडिया के केस में देखें तो इंडिया के केस और ब्रिटेन के केस में एक डिफरेंस है कि देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम बॉडी है। वहीं ब्रिटेन का केस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चलती है। कहने का मतलब है कि अगर ब्रिटेन में अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना दे तो वही फाइनल कानून होता है, लेकिन इंडिया का केस में ऐसा नहीं है। इंडिया का केस में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही रूल बनाना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ इंडियन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो सकता है या तो फ्लेक्सिबल हो सकता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड है, इसका मतलब उसको अमेंड करने के लिए
जो प्रोसीजर है वो कुछ हार्ड प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है, इसका कहने का मतलब है कि उसको अमेंड आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ना तो वो फ्लेक्सिबल है ना तो वो रिजिड है, नॉट रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ये दोनों के बीच में आता है। जैसे कि आर्टिकल हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल है जिसको कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिसको कि आर्टिकल्स नहीं, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है जिसमें कि सभी स्टेट के 50% स्टेट का कंसेंट भी लेना पड़ता है। और वहीं हम कुछ पार्ट्स को, कुछ अमेंडमेंट्स को हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी हम अमेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में अब आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। देखिए 1949 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। लेकिन धीरे धीरे आते आते ये 2016 का आंकड़ा दिया गया है, 465 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए। ये 22 पार्ट्स ये बढ़ के 25 पार्ट्स, और ये 8 शेड्यूल बढ़ के 12 शेड्यूल हो गए। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए ये जो नया पार्ट्स जोड़े गए, इस पार्ट्स क्या क्या जोड़े गए, एक पार्ट जोड़ा गया वह, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, पार्ट 4A। पार्ट 4A में अभी हमने पढ़ा कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। अभी के आज के केस में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनेक्ट किया गया था उस समय टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। इसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये पहली चीज़ हो गई। और इसके साथ ही साथ इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सवन सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा सेकेंड पार्ट जो जोड़ा गया वो पार्ट 9A। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज का व्यवस्था किया गया। पार्ट 9B को जोड़ा गया। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने भी पढ़ा, और पार्ट 14 एक समय इसको एडिट कर रहा हूँ, पार्ट 14A को जोड़ा गया जिसमें ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे शेड्यूल को जोड़ा गया, 4 शेड्यूल जनरली, क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले 8 शेड्यूल है और आज का केस में टोटल 12 शेड्यूल है। तो शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, ये 4 शेड्यूल को जोड़ा गया। ये शेड्यूल 9 जो हमारा है इसको हम समझते हैं, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस को बनाया गया, और इसके साथ ही साथ जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया इसके द्वारा। और इसका प्रोविजंस आर्टिकल 31B में कवर किया गया है, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया। हम देखेंगे 10, शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसका मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, अगर वो किसी तरह का डिफेक्शन करते हैं, उस डिफेक्शन के केस में उनका डिस्क्वालिफिकेशन का जो भी प्रोविजंस है वो इस शेड्यूल 10 में इसको ऐड किया गया। इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया, और आर्टिकल 102 एंड 191 में कवर किया गया। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो हम 11th शेड्यूल देखेंगे। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज सिस्टम को पावर दिया गया इसके द्वारा। इसके पंचायती राज सिस्टम को पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया 1992 में, और आर्टिकल 243G में इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 12th शेड्यूल जो हमने बात किया, ये म्यूनसिपैलिटी जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात करती है, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया। और साथ ही आर्टिकल 243W इसमें इसको ऐड किया गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि जैसे कि जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे थे वो देखिए वो टॉपिक क्या है,
वो टॉपिक है कि लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान बहुत ही एलिफेंटियन साइज का है। इसके जनरली 4 फैक्टर हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो ये है कि भारत का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी और इस इतने बड़े पॉपुलेशंस को एक ऐसा हमें डॉक्यूमेंट बनाना था जिससे इन सभी को रूल किया जा सके, रूल तो नहीं किया जा सके, सभी को असिस्ट किया जा सके, सभी के एस्पिरेशन जुड़े हो इससे। इसीलिए भारत का ज्योग्राफिकल फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस कारण इसका साइज एलिफेंटियन हो गया। इसके साथ ही साथ अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसका बेस ही इतना मजबूत था, इसका बेस ही इतना बल्कि था कि ये ऑटोमेटिक था कि ये थोड़ा एलिफेंटियन साइज या थोड़ा बड़ा साइज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बहुत सारे फंडामेंटल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल गवर्नेंस के उसमें ऐड थे और उन सभी चीज़ों को कॉपी किया गया, क्योंकि ये इंडिया के लिए ही बनाया गया था और इंडिया के सिस्टम को देखते हुए, इंडिया के गवर्नेंस को सिस्टम को देखते हुए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को देखते हुए ही बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो कि सेंटर और स्टेट दोनों को के लिए हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के साथ साथ सभी स्टेट्स को भी के लिए भी वैलिड है, इसीलिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा एलिफेंटियन हो गया, थोड़ा सा बिग साइज हो गया। और इसके साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लीगल ल्यूमिनिटीज थे। लीगल ल्यूमिनिटी मतलब एक तरह से वकीलों का, मीन्स इसका लैंग्वेज इतना टफ है, ये चीज़ कहा जाता है। तो सीधी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है उसमें बहुत सारे लॉयर्स थे, महात्मा गांधी लॉयर्स थे, बी आर अम्बेडकर लॉयर्स, इस तरह बहुत सारे लॉयर्स थे, जिस कारण थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लीगली बहुत ज़्यादा है। इसको कहा जाता है इसको बहुत सरल भाषा में भी लिखा जा सकता है, लेकिन भारत के पॉपुलेशन, भारत के डाइवर्सिटी, भारत के सोसाइटी को देखते हुए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए वैलिड हो, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और गवर्नेंस के भी बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें की गई है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा एलिफेंटियन साइज का हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन सोर्सेज से लिया गया है। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करें हम लोग, तो जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट है वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया। मैंने अभी भी बताया कि जो भी गवर्नेंस की बातें थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, सभी जो पार्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया। जैसे कि आपका फेडरल स्कीम्स हो गया, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके साथ ही साथ आपका पब्लिक सर्विस कमीशन और बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स था। सेकंड देखेंगे फिलोसॉफिकल पार्ट, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ये सभी जो है अमेरिकन और आयरिश, ये फंडामेंटल ड्यूटीज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद हम पॉलिटिकल पार्ट को देखेंगे। ये पॉलिटिकल पार्ट है, इसका कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये सभी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स है जो कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, यूएसएसआर उस समय जब अब रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, बहुत सारे देशों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फीचर्स को लिया गया। ये मैंने सभी का डिटेल्स दे दिया है कि गवर्नमेंट 1935 से ब्रिटिश से क्या लिया गया, यूएस से क्या लिया गया, आयरिश से क्या लिया गया, कनाडियन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया है, रशिया से, फ्रेंच से, साउथ अफ्रीका से, क्या क्या लिया गया है। तो इन सब चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने कहा कि कोई भी संविधान अगर रिजिड है, इसका मतलब है कि उसको अमेंड करना बहुत ही आसान है, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड है, इसका मतलब वो स्पेशल प्रोसीड्यूर है उसको अमेंड करने के लिए। वही अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही आसान है उसको ये करना। इन केस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वही ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में हमने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वहाँ पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, और जहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है वहाँ अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना देता है, पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगा, तो वही जो है एक तरह से आसानी से हम मतलब उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है, अमेरिका में बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम भारत की केस देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, नहीं रिजिड है नहीं फ्लेक्सिबल, ये दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिश्रण है। क्योंकि हम देखेंगे कि आर्टिकल 368 के प्रोविजंस के आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। इसमें पहला जो है 2 टाइप्स इसके लिए दिया गया है। सबसे पहला है कि अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ हमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा पास करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए इसको समझिए, ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो भी 2/3,
मतलब 2/3 जो उस सदन में प्रेजेंट होना चाहिए और जितने ने वोटिंग किया उसको, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहने का मतलब है कि 50% प्लस टोटल मेंबर ऑफ, अगर मान लीजिए जैसे हम पता है कि राज्यसभा में 245 है और लोकसभा में 545 है, तो इसका 50% भी होना चाहिए और प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए। इस अगर दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करें उसी केस में जो है वो आर्टिकल 368 के तहत हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सेकेंड जो वे है वो हमारा ये है कि हमें रेक्टिफिकेशन लेना होगा। हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर से कोई रिलेटेड हो, कहने का मतलब है कि स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो उसके लिए स्टेट्स का वो 50%, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसको सिंपल मेजोरिटी के साथ भी डील किया जाता है, मीन्स ओनली 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें इरेज कर रहा हूँ इसको, है ना। लेकिन ये जो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो हम लोग जो भी लॉ बनाते हैं उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कहते हैं, वो आर्टिकल 13 के एम्बिट से बनाया जाता है। आर्टिकल 13 के एम्बिट से इसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। देखिए फेडरल सिस्टम कहने का मतलब है कि स्टेट्स के बीच पावर का डिवीजन, सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन, वो फेडरल सिस्टम कहलाता है। तो इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच, डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन होगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो इसका मतलब बहुत सारी चीजें लिख दिया गया है जिस कारण, देखिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से यूनिटरी, जो चीज यूनिटरी पावर को कमजोर करे उसको हम लोग फेडरल कैरेक्टर कहेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो एक तरह से वो यूनिटरी पावर को कम कर रहा है, मतलब यूनियन कुछ भी चाह के कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, अगर संविधान सुप्रीम है इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकता है। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे, वो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी भी अगर मान लीजिए कि कोई सेंटर है वो स्टेट्स के पावर को एब्रिज करे या ब्रीच करे तो स्टेट है वो जुडिशरी में जा सकता है। तो ये भी पावर जो है ये हम देखेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर में आता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी है। यूनिटरी कैसे हम देखते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, अगर उसके नीचे हाई कोर्ट रहता है, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाते हैं और हमें यहाँ से मान लीजिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ और हाई कोर्ट को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। इसका कहने का मतलब एक इंटीग्रेटेड चेंज जुड़ा हुआ है कि मैं कोई भी है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका के केस में स्टेट सब्जेक्ट के लिए वहाँ का हाई कोर्ट है और वहाँ के सेंट्रल सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। ये दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है। मतलब अगर हमें हाई कोर्ट से, अगर मान लीजिए जो स्टेट सब्जेक्ट्स है वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वहाँ हाई कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है। और जो सेंट्रल सब्जेक्ट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इंडिया के केस में जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब हम नीचे से ऊपर का चेन हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस भी एक ऐसा प्रोविजंस है जिसमें कि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, मोरओवर द फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया। आर्टिकल 1 में सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। और इसका क्या कहने का मतलब, यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन का वर्ड का यूज नहीं किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब है कि इंडियन फेडरेशन किसी भी तरह के स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट का कोई रीजन का एग्रीमेंट का प्रोडक्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि देखिए अमेरिका के केस में क्या है, अमेरिका के केस में 51 या 50 स्टेट्स है और उन स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट के तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पूरे इंडिया को स्टेट्स में डिवीजन किया है। हमारे स्टेट्स के बीच किस तरह का एग्रीमेंट नहीं है।
और इसके साथ ही साथ सेकंड हम लोग देखेंगे कि नो स्टेट हैज राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन, और किसी भी स्टेट को इंडियन फेडरेशन से सिसीड करने का राइट नहीं है। कि ये नहीं है कि आज हम किसी स्टेट को, मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल को या बिहार को, यूपी की, झारखंड या किसी भी स्टेट को, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कि मन करेगा नहीं मैं इंडियन फेडरेशन में नहीं रहूँगा, मुझे अलग होना है, तो उसके पास ये राइट्स नहीं है कि वो फेडरेशन से सिसीड हो सके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि फॉर्म में तो फेडरल दिखता है लेकिन स्ट्रक्चर में यूनिटरी है। क्वासी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, बहुत सारे लोगों ने कहा, अलग अलग जो क्रिटिसिज्म किया गया क्रिटिसाइजर से, वो बहुत सारे क्रिटिसाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं। ये देखिए, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा कि किसने क्या कहा। केसी वेयर ने क्या कहा, क्वासी फेडरल। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, मॉरिस जोन्स। ये सभी क्वेश्चन जनरली आते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, तो ऑस्टिन ने कहा। फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा, तो जेनिंग्स ने कहा। इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, वो टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया है, मैंने फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो ब्रिटेन से लिया है, और इसके साथ ही साथ अमेरिका से प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमने नहीं लिया है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होता है। किसके बीच, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच। एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेचर बॉडी के बीच के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। वेयर एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन जो सिस्टम है वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वो टोटली सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। हम नेक्स्ट देखेंगे, वाइल द, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स। और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एडिट कर दे रहा हूँ। हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को समझते हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर, जो गवर्नमेंट के तीन बॉडी है, तीन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन तीनों का, इस एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ किसी भी ऑर्गन्स को, अगर एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को जुडिशरी, जुडिशरी को लेजिस्लेचर, किसी भी ऑर्गन को एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यह थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहता है। इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव है कि जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसी एक सिंगल अथॉरिटी के पास ना रहे। वो पावर का कंसंट्रेशन लेजिस्लेचर के पास ही सिर्फ ना रह जाए, या एग्जीक्यूटिव के पास या जुडिशरी के पास ना रहे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। और इसके साथ ही साथ ये जो पावर का जो कंसंट्रेशन है, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक तरह से लोगों को, पीपुल्स को, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को बचाता है स्टेट के आर्बिट्री रूल या स्टेट के टायरनी से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ ही साथ ये सेपरेशन ऑफ पावर, हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, ये साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस की भी रखता है। कि अगर इंडिया के केस में, अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बना दिया, कोई ऐसा लॉ बना दिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नल एंड वॉइड करे या किसी के फंडामेंटल राइट्स को एवरेज करे, तो वो डायरेक्ट जुडिशरी जा सकता है और जुडिशरी में जाके वो अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकता है। तो इसका मतलब कि एक चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस इसलिए है कि पार्लियामेंट किसी तरह के आर्बिट्री रूल या न बनाए। ये चीज जो है चेक एंड बैलेंस जो है सेपरेशन ऑफ पावर रखता है। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। मैंने अभी बताया कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेपरेशन ये अमेरिका के केस बताया, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है, ये पार्शियली सेपरेट है, ये एक दोनों के साथ रिलेटेड है।
पहला चीज़। और सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रहना चाहिए। स्टेट शेल टेक मेजर टू सेपरेट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और इसीलिए स्टेट ने हमने देखा कि पार्लियामेंट ने सीआरपीसी एक्ट 1973 के तहत जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये चीज़ आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ये ब्रिटेन का एक जगह है जहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पार्लियामेंट यहीं पे है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन सब चीज़ को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलिशेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या क्या है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव है, ये ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, ये भी आप लोग समझ आराम से सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मैंने कहा कि फ्यूज है, अभी मैंने बताया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे में फ्यूज्ड है ना, दोनों एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड है। इसके बाद मैंने बताया, एक सेकंड, इसके बाद बताया कि मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर लीडर होगा, चीफ मिनिस्टर स्टेट में लीडर होगा। और लोकसभा और का डिसोल्यूशन हो सकता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। ये सभी फीचर्स हैं। इवन थ्रो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटेन पैटर्न, बट कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए मैंने बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन का कंडीशंस में पार्लियामेंट जो है वहाँ का सोवरेन है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चलती है। लेकिन इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, यहाँ पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करेगी। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब सेकंड देखेंगे कि इंडिया का जो इलेक्टेड हेड है वो रिपब्लिक होता है, प्रेसिडेंट होता है यहाँ, लेकिन ब्रिटेन के केस में वहाँ हेरिडेटरी हेड होता है, मतलब इसको मोनार्क सिस्टम कहते हैं। वहाँ की रानी होती है, वहाँ क्वीन सिस्टम चलता है। और नेक्स्ट है इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट, इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे साइंथिसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी, ये जो सोवरेनिटी का डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये हमने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट सोवरेन है। वो अमेरिकन में प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी आता है। देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है। मैंने अभी बताया कि अमेरिकन के केस में क्या है, वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, वहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से अलग है। ये तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है ये अलग है। ये फर्स्ट केस हुआ। और ये कहा जाता है, यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है, जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम that the scope of judicial review power of the Supreme Court of India is narrower than USA। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पावर वो नेरो है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पावर से। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए यदि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया या किसी तरह का लॉ इनेक्टमेंट किया गया और यदि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमें चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लिए 3 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, मतलब फंडामेंटल राइट्स को एवरेज करे। इसके साथ साथ जिस अथॉरिटी ने उस लॉ को बनाया है, उस लॉ को फ्रेम किया है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही ना आए। और थर्ड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रेप्यूगेंट करे, वायलेट करे। इन 3 कंडीशन में अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को एवरेज कर रहा है, इसके साथ ही साथ अगर जिस अथॉरिटी ने उस लॉ को बनाया है उसके कॉम्पिटेंस में नहीं आए, वो आउटसाइड ऑफ द कॉम्पिटेंस, वो मतलब आपके ये में ही नहीं है और आप उसको बना रहे हैं। और या थर्ड प्रोविजन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रेप्यूगेंट करे, उसको वायलेट करे। इस 3 केसेस में हम लोग उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या उस लॉ के इनेक्टमेंट को के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्यों, आखिर ये क्यों कहा गया है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का पावर और नेरोवर है, क्योंकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, जबकि इंडिया में प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। आर्टिकल 21 में ये प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इसको समझते हैं। देखिए क्या है, अगर हम देखें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस लॉ को हम समझते हैं अगर कोई कानून को की हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना है
तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें देखेगी अमेरिका के केस में। सबसे पहले देखेगी कि क्या उस कानून को उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है जिसके बाद इस कानून को बनाने का पावर है। दूसरा देखेगी कि इस कानून को बनाने के लिए जिस जिस प्रोसीजर का फॉलो करना है, क्या उन सभी प्रोसीजर का फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। और थर्ड चीज देखेगी कि उसका सब्सटेंटिव ग्राउंड क्या है, मतलब कि अगर वो मोरली इनकरेक्ट है तो उस केस में भी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। लेकिन इंडियन केस में क्या है, देखिए अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में तो फर्स्ट कंडीशन जरूर देखेगी कि क्या उस अथॉरिटी ने बनाया है, क्या उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस कानून को बनाया है कि नहीं बनाया है। फर्स्ट कंडीशन यस बनाया है। देन सेकंड चीज चेक करेगी कि क्या जिस प्रोसीजर को फॉलो करना था क्या वो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। अगर ये दोनों केस फुलफिल कर जाए तो उस कानून को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, अदरवाइज कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सब्सटेंटिव ग्राउंड है ये जो है इंडिया का केस में नहीं है। इंडिया केस में मोरली नहीं देखा जाता है, ये चीज़ खराब हो सकता है, ये चीज़ लोगों के लिए खराब है, ये चीज़ इस कम्युनिटी के लिए खराब है, ये कानून नहीं बनना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ देखा जाएगा कि ये जो लॉ है वो उसके पावर के अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है। अगर पावर के अथॉरिटी में आता है और किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को प्रोविजंस को रेप्लिकेट ना करे और फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना करे तो फिर वो कानून ओके। इस चीज़ को हम लोग समझ गए। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दोनों टॉपिक को समझ गए होंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका के कंडीशन में जो 3 कंडीशन चेक करे उसके सब्सटेंटिव ग्राउंड को भी चेक करेंगे कि वो अनलॉफुल है कि नहीं, वो लोगों के लिए अनलॉफुल है कि नहीं। लेकिन इंडिया के केस में ये नहीं है। इंडिया के केस में अगर वो कानून के अनुसार है, रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ है। ये चीज़ को आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देयरफॉर द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रिफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड इसका जुडिशियल सिस्टम। इसके बीच एक सिंथेसिस एक को लेकर चलती है। द सुप्रीम कोर्ट वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट लॉ। सुप्रीम कोर्ट एक जगह जहां के पार्लियामेंट्री लॉ को अनडिक्लेयर कर सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके, जो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का, वहीं पार्लियामेंट कहीं भी से भी कहीं तक भी कोई भी चीज जो है वो अमेंड कर सकती है। बस एक शर्त है कि वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट न करे। तो इसके पास भी ये अपने जगह पे ये भी शेयर है, ये अपने जगह पे ये भी शेयर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सिंथेसिस है, मिश्रण है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम लोग इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम देखेंगे तो जुडिशरी को टोटली इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट बनाया गया। इंटीग्रेटेड करने का मतलब हम लोग समझे थे अभी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं और वहां से अगर हमें न्याय नहीं मिलता हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से अगर न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर वहां से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये चीज हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं और सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है। लेकिन हमने इससे पहले भी ये भी चीज देखा कि अनलाइक यूएसए का केस में क्या है कि जो भी फेडरल लॉज है उसके लिए फेडरल जुडिशरी है और वही स्टेट लॉ है उसके लिए स्टेट जुडिशरी है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड में एक दूसरे से तीनों जो है ऑर्गन है वो जुड़ा नहीं है। ये चीज हम लोग समझ गए। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, है ना। द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट। इंडिया के केस में हम देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हम इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या है, आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो कहा जाता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का ग्रांटर है। कहने का मतलब है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट एवरेज किया जा रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस प्रोविजंस को समझिए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। वेरेज अगर आपका फंडामेंटल राइट्स एवरेज किया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। लेकिन ये प्रोविजन है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेट गारंटर है।
एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में कहीं भी कोई भी अगर संदेह हो तो उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी। देखिए इसके बाद है इंडिपेंडेंस। हमने पढ़ा कि इसके इंडिपेंडेंस और इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करे, इसके लिए बहुत सारे टेन्योर दिए गए ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी तरह के प्रेशर, किसी भी तरह के इंटरफेरेंस और किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट से फ्री रहे, है ना। इसके लिए जो है उनके जजेस के टेन्योर को सिक्योर किया गया है, फिक्स जो जजेस के सर्विस कंडीशंस को फिक्स कर दिया गया है, उनके जो भी पेमेंट बनती है, जो भी उनके एक्सपेंसेस है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जो है उसके कंडक्ट ऑफ जजेस को डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, लेजिस्लेचर में प्रोविजंस है। इसके अलावा उसके रिटायरमेंट हो, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि इसके इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए रखा गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं। 1 सेकेंड यार, क्या हो रहा है। यस, नेक्स्ट अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया गया है। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी। ये सब चीज़ जो है वो बेसिक चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अपने लेक्चर में इन सभी चीज़ों को बहुत से डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, आर्टिकल 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम, 6 फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। इसके बाद देखेंगे राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, आर्टिकल 29 से 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 में। देखिए फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल जो राइट्स है उसको रखा गया है। और इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट देखेंगे, दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स का क्या मेन इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस चीज़ को बेसिक समझिएगा तो हमें मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया है। हमें एक ऐसा राइट्स दिया गया, हमें एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स दिया गया जिससे कि हम स्टेट जो है वो हम पे क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है बताइए। राइट टू रिलीजियस एक्टिविटी हम कर सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम दिया गया, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, हमें समानता का अधिकार। ये हमें स्टेट से बचाती है, प्राइवेट बॉडी से भी बचाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्टेट के टायरेनी और किसी तरह के लेजिस्लेचर के द्वारा आर्बिट्री लॉ न बनाए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स और लोगों के जो मूल अधिकार है उसका हनन ना हो। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है मतलब एक तरह से वो स्टेट को लिमिट करती है कि आप इस दायरे में मत जाइए, आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मत लीजिए। आप मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये लिमिटेशंस लगाती है स्टेट्स पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल कहने का मतलब है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट को इंक्रोच किया जा रहा है, यदि आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, यदि आपके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है तो आप उसके इन्फोर्सेबल के लिए कि मेरा फंडामेंटल राइट मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। यहां तक कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो तुरंत रिट इशू करता है। ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या रिट होता है। लेकिन बहुत कुछ तरह के रिट्स टोटल जो होते हैं वो हमारे 5 तरह के रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैना मंडेस, प्रोहिबिशन, सेरिशोरियर क्वा वारंटो, ताकि फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसके साथ ही साथ हाउएवर द फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते मुझे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। कुछ स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल कंडीशंस में आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ा है। देखिए हमने अपने एक सेकेंड रीच कर रहा हूँ, ठीक है। हमने अपने पॉलिटी के वीडियो में नेशनल इमरजेंसी के 3 या 2 वीडियोस डाले हुए, उसमें नेशनल इमरजेंसी को पूरी तरह से मैंने समझाया है कि नेशनल इमरजेंसी किस कंडीशंस में लग सकती है, उसके लिए क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसके लिए क्या क्या उसको रिवोक करने के क्या क्या प्रोसेस है। और अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
कि लाइफ पे और फंडामेंटल राइट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको पूरा डिटेल से हमने देखा है। आप जाइए हमारे वीडियो सेक्शन में, उसको जरूर देखिए। लेकिन हम ये चीज देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल, अगर आपने 358 और 359 पढ़ा है, तो आर्टिकल 359 में क्या बताया गया, मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जिस भी फंडामेंटल राइट्स को चाहे उसको बंद कर सकता है, उसको इन्फोर्समेंट को रोक सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये चीज हमने पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 के तहत जो है अगर इमरजेंसी लगाया जाता है तो इसमें आर्टिकल 358 जो है वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के रिलेशन को बताया गया था कि आर्टिकल 19 के तहत आने वाले जितने भी राइट टू फ्रीडम के 6 फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे, और जैसे ही फंडामेंटल राइट्स रिवाइव होगा वैसे ही वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह से हमने देखा अभी कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स फंडामेंटल राइट्स के, एक सेकेंड, हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया, स्लाइड फीचर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को हमने देखा, हमने ये भी देखा कि लेंथीएस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों है, एलिफेंटियन साइज के हम लोग सारे रीजन्स को देखा, हमने क्यों उसके जोग्राफिकल फैक्टर को देखा, हिस्टोरिकल फैक्टर को देखा, लीगल लिमिटेज भी देखा, हमने सब चीज़ देखा। इसके अलावा किन किन सोर्सेज से जो है कौन सा प्रोविजंस लिया गया ये भी देखा। हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये भी देखा। हमने ये भी देखा कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस्ड है, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे है जो फेडरल सिस्टम को ये करते हैं, कुछ यूनिटरी बायस्ड है, मतलब यूनिटरी की तरफ भी बायस है, कुछ फेडरल करेक्टर को भी ये करते हैं। इसके साथ हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी देखा। हमने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के साइंथेसिस है, मतलब मिश्रण है, ये चीज़ को भी हमने देखा। हमने इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी देखा, और लास्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स को भी देखा। 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट, क्या हुआ, यस। अब हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हमने और कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे स्लाइड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या क्रिटिसिज्म है और उसके काउंटर आंसर्स को भी हम देखेंगे कि उन क्रिटिसिज्म के लिए हम क्या क्या आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।